नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो यादव ब्राह्मण राजनीति क्यों गरमाई जा रही है, जानबूझ करके गरमाई जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे डेलिबरेटली इसको तूल दिया जा रहा है, और हमने ऐसा पिछले कुछ समय में ये कई बार देखा है। जब जब हिंदू एकजुट होते हैं, तब तब इस तरह की कोशिशें होती हैं। जनवरी में जब 2024 में भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद आप देखिए कि कितना धुआंधार एक प्रचार किया गया कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तमाम दलों के द्वारा। और जातीय जनगणना की बात की गई, आरक्षण छीनने की बात की गई, और बहुत हद तक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीटें मिल गई, जबकि 2014 और 2019 में वो 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी को फायदा हुआ, राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और उत्तर प्रदेश और बंगाल का तो मैं नाम ले ही चुका हूं। अब फिर से, हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अखिलेश यादव कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं कि वो जातीय कार्ड खेलना शुरू कर दें। घटना एक तरीके से कहें तो इतनी बड़ी नहीं थी जिसको इतने बड़े पैमाने पर तूल दिया गया, जानबूझ करके दिया गया। एक कथावाचक थे, उन्होंने कथा शुरू की। पहले दिन शाम को एक तिवारी जी के यहाँ पर उनका भोजन था। वहां कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे वहां की महिलाओं ने शिकायत की कि ये हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कि व्यासपीठ पर हूं तो जब तक मैं यहाँ कथा वाचन का काम कर रहा हूं, मेरी सेवा करो, हमारी सेवा करो। कुछ इस तरह की आपत्तिजनक बातें उन्होंने की। इसके बाद उनके 2 आधार कार्ड मिल गए। उनमें एक पर उनके नाम के सामने अग्निहोत्री लिखा था, दूसरे पर यादव लिखा था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने मान लिया कि वो अग्निहोत्री नहीं है, यानी ब्राह्मण नहीं है, वो यादव ही हैं। यानी वो फ्रॉड कर रहे थे, ब्राह्मण बनकर के यादव होते हुए कथावाचन का काम कर रहे थे। इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। आप किसी भी जाति के हों, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कथावाचन कर सकते हो। लेकिन फ्रॉड करके आप ऐसा क्यों कर रहे थे? अपनी मूल पहचान छिपा करके ऐसा आपने क्यों किया? दूसरे, आपने एक आपराधिक कृत्य किया। जिस घर में आपका भोजन रखा गया, वहां की महिलाओं का आपने हाथ पकड़ा और उनसे सेवा करने के लिए कहा। अखिलेश यादव अब उन लोगों को, तीनों कथावाचकों को बुला करके लखनऊ में सम्मानित कर रहे हैं। उनके खिलाफ चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है, जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने उनके सिर के बाल काटे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अखिलेश यादव अब इस पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरा विषय, आरएसएस के संघ प्रमुख से दूसरे स्थान पर माने जाते हैं दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने कहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया था, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, इनको हटा दिया जाना चाहिए। ये इमरजेंसी में इसमें शामिल किए गए थे। कुछ भी गलत नहीं है, लंबे समय से ये मांग की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि देखो, आरएसएस फिर बेनकाब हो गया। ये लोग मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं, जबकि खुद राहुल गांधी का एक बयान उसी श्रेणी में आता है, मनुस्मृति वाली श्रेणी में ही आता है। वो ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जापान में जो रेल के इंजन बनाते हैं, वो हैं जो जापान में शुरू में लोहार
काम करते थे, उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। यानी मनुस्मृति में और क्या है, यही सब तो है कि जिसका काम उसी को साजे। यानी जो जिस वर्ण व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में जो काम करते आए, उन्हीं को एक तरीके से कहा गया है। तो अपने आप वो चीजें कह रहे हैं, और जब सोशल मीडिया में उनको घेरा गया तो उन्होंने आरएसएस को ही घेरना शुरू कर दिया। मेरे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये यादव ब्राह्मण राजनीति पर जरा प्रकाश डालिए। अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है, और इससे उनको फायदा क्या मिलने वाला है जो कुछ वो कर रहे हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जब आपको कोई फल अ, ये आवाज किसकी गूंज रही है? हाँ, हल्की सी। ये इको आ रही है। अभी मैं ठीक इधर है? से मैं इधर से माइक बंद करता हूँ, शायद इको खत्म हो। नहीं, अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसी को यदि किसी एक चीज से सफलता मिल जाती है तो पुराने समय में कहा है कि वो उसको 50 बार दोहराता है। एक तरह से जातीय उस पर आधारित अब विपक्ष की पूरी राजनीति है। अगर हम 24 की जीत के गणित को देखते हैं तो उसमें एक चीज ने बहुत बड़ा इस्तेमाल किया था कि बीजेपी के खिलाफ ये एक मैसेज करने में विपक्ष कामयाब हुआ था कि वो संविधान बदलने जा रही है, और उस संविधान में ओबीसी और दलितों के खिलाफ जो है, चूंकि मनुस्मृति का बार बार नाम लेते हैं और कई बार ये बात लगती है कि वाकई गोएबल्स की उस बात में दम है कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलें, कन्विंसिंगली बोलें, तो लोग एक एक तबका उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। तो उनको यही लग रहा था कि किसी भी तरह अब 27 के चुनाव से पहले यूपी में तो कोई चुनाव है नहीं, और 27 के लिए अगर हम लोग देखें 6 महीने ये गुजर चुके, और अगले 1 साल के बाद जो गुजरेगा तो उसके बाद चूंकि फर्स्ट ही तिमाही में चुनाव होते हैं तो पूरा माहौल बन जाएगा। और अब तक वो देख चुके हैं कि 24 की जीत का खुमार उतर चुका है लोगों के अंदर। फिर से कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जिस तरह सरकार ने जवाब दिया, ये तमाम चीजें बहुत सारे अपने समीकरण हैं। सरकार जो है जिस तरह से काम कर रही है, एक्सप्रेसवे खुल जाएंगे तब तक, और भी जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये भी खुल जाएगा। कुंभ के इतना शानदार तरीके से खत्म होने के बाद समापन पर उसके बाद उनको लगता है कि शायद और कोई इशू नहीं बचेगा, लिहाजा उनको जातीय उस पर टिके रहना है, क्योंकि अगर हिंदू इकट्ठा होकर वोट करता है जो वो सिर्फ बीजेपी या सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, यदि जातीय बैरियर टूटता है तो रीजनल पार्टियां हमेशा संकट में आती हैं। चाहे वो आप यहां से लेके पूरे देश के किसी हिस्से में चले जाइए, वो जातीय आधार पर ही खड़ी होती हैं। रीजनल पार्टियां इमोशनल इशू होते हैं या जातीय आधार होता है, उसके इर्द गिर्द वो फिर वहां के जब दूसरी जातियों के साथ या मुस्लिम वोटर्स के साथ समीकरण बनाकर राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ते हैं। तो यूपी में कांग्रेस तो है नहीं है, तो वो उनके पिछड़ने के ज्यादा नहीं है, उसका पुछल्ला बना हुआ है वो पार्टी के तौर पर। अब अगर हम देखते हैं तो उनको मालूम है कि अगर मुझे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से टकराना है, उनकी जो जिस तरह की अपील है और लॉ एंड ऑर्डर उनका जो फोर्टिस है, उनको अगर टकराना है तो उनको जातीय आधार पर ही आपको देखेंगे कि अटैक करना होगा। पिछले कुछ समय से यूपी के अखबारों में इस तरह की खबरों की कई सारी खबरें छपी जिसमें दलित दूल्हों को जो है उस पर नहीं बैठने दिया गया, या उनकी पार्टी में डीजे बज रहा था इसलिए हमला हुआ। ये खबरें आपने देखा होगा प्रमुखता से छपी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, मैंने देखा कि जिसमें अगर जो गांव ओबीसी समर्थित है, या घटना में जिन्होंने दलितों पर हमला किया उसमें ओबीसी से रिलेटेड लोग हैं, यानी वो गांव उनका है जो मध्यम वर्गीय जातियां हैं, तो वो खबर बहुत ज्यादा ना तो उसका संज्ञान लिया जाता, ना उस खबर पर फिर कोई चुनौती होती। पिछले कुछ समय से अगर कोई उसमें राजपूत बनिया ब्राह्मण या जो भी जिनको मनोवादी स्टैंडर्ड में रखते हैं वो कोई हुआ तो अचानक आप देखेंगे ट्वीटिंग शुरू हो जाएगी, तमाम तरह के विरोध जुलूस और वो सब। इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नोट किया है, अभी अभी मैं उसको देख रहा था जो इससे पहले नहीं था, कि वो जो जिन दो कछावाचकों के साथ ये हुआ,
अगर वो कथावाचक है और वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, इस पे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि काशी विद्वत परिषद से लेके तमाम लोग जो हैं हिंदुत्व की किसी परंपरा में उनको बंद किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि जिनका लिखा हुआ व्यास है, जो व्यासपीठ जिसको कहा जाता है, वो अगर देखते हैं हम लोग तो वो बहुत जो दलित उससे आते हैं, अगर मध्यम वर्गीय है दलित, उन दोनों के बीच में आप उनको कहीं भी रख सकते हैं, वो उस समाज से आते हैं। उसके बावजूद उन्हीं की पीठ को हम सर्वोच्च सम्मान देते हैं, जो भी उस पे बैठता है। तो ये कोई बात नहीं है, महर्षि वाल्मीकि के बारे में सबको मालूम है। तो जो भी आप ये कंसेप्ट तो आपका चल नहीं सकता था। तो वो पहले दिन रन हुआ। अभी आपने देखा उनमें से एक कथावाचक का मैं देख रहा था, उसने ये कहा कि जब हमने उनको यादव कह दिया तो अब ये एक्सटेंशन है। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे नहीं तुम दलित हो। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि जो योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे थे सीएम कि प्रदेश में जातीय संघर्ष या जातीय तनाव का षड्यंत्र हो रहा है, उसको फैलाने का षड्यंत्र किया जा रहा, तो वो आपने एकदम देखा। उधर उनका बयान आया, इधर से ये जो गौरव यादव है, जो पूरा गगन यादव जो इन्फ्लुएंसर है, जो इंडियन रिफॉर्म्स या कुछ इस तरह की संस्थाएं चलाता है, एक अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा, उनके साथ लोगों के पहुंच जाते हैं। और आप ये इसको ऐसे अंदाज लगाइए कि जैसे हम लोग मध्य युग की में रह रहे हो, कि एक गांव दूसरी जाति एक दूसरी जाति के गांव पर जाकर हमला कर दे, उस तरह का अंदाज था वो। तमाम लोगों से पूछ के वहां यहाँ की पुलिस पर हमला पथराव किया गया, हवाई फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को, और 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक। तो आप ये सोचिए, यही वो मंशा है, यही विपक्ष का वो तरीका है, जो उसको मालूम है कि अगर ये चलेगा, अगर ये हमारा दौर बढ़ता है, तो हम हिंदुओं के वोट को जिसके सहारे बीजेपी सत्ता में आती है, हम उसके अंदर क्रैक ला सकते हैं। इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव का ट्वीट था, उन्होंने एक्सपोस्ट पर कहा है कि साहब वो जो है बाहर से यादव लाकर बीजेपी ने ये सब किया। मतलब वो तमाम चीजें बीजेपी पर लादने में उनको मालूम है कि यही एक तरीका है। अगर 27 में उस पार्टी के लिए कुछ खड़ा होने के लिए उम्मीद बनती है, तो वो डिवीजन पर बनती है, क्योंकि उनके साथ जो इंटैक्ट वोट है, वो मुस्लिम वोट में अब कोई डिवीजन नहीं दिखता, बल्कि पिछली बार का वोटों का जो जितना वोट मिले, इतना प्रतिशत वोट कभी मुस्लिम लीग को मिले थे, जब उन्होंने भारत के विभाजन के लिए वोट में कहा था। हालांकि वोट तो वहां सरकार के लिए हो रहा था कि सरकार बनेगी, लेकिन वहां साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अगर आप कांग्रेस को वोट करते हैं उस वक्त और नहीं, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और जो मुस्लिम लीग को वोट करते हैं तो मुस्लिम पाकिस्तान के हक में। और तब जो वोट परसेंटेज मिला था उस समय मुस्लिम लीग को, लगभग उतने ही परसेंटेज तक वो जा चुके। अगर हम समाजवादी पार्टी देखते हैं तो इससे ज्यादा उनको मुस्लिम वोट्स में संख्या नहीं बढ़ सकती। अब बचता क्या है कि यादव वोट भी जो बजाय इसके वो कंप्लीट हो गए हैं, मान लीजिए जितने उनको मिलने हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि बीजेपी के यादव बुलाए, तो इसका मतलब है कि यादवों में भी बीजेपी का प्रभाव है। तो वो अब एक लिमिट से आगे नहीं जा पा रहा है, जो अखिलेश यादव का है। तो उनको दलित भी चाहिए, उनको जो दूसरी जातियां वो चाहिए, और उनको ये गणित समझ में आता है जो उनके पिता ने चलाया, या समाजवादियों का या सोशलिस्टों का जो बहुत पुराना एक ये रहा है, उनका एक राजनीतिक स्वप्न रहा है कि वो मनुवादी कह के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके अगेंस्ट गोलबंदी का सपना लगातार देखते रहते हैं। तो वही उसी पर ये पीढ़ी पूरी तरह चल रहा है, क्योंकि वो ये नहीं जानना चाहते कि हुआ क्या है, वो ये बताना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली इसीलिए अगर मैं कहूं ओंकार सर कि ये जो पूरा खेल है ये 27 की पृष्ठभूमि में रचा जा रहा है, और इस तरह के बहुत सारे, मतलब अब योगी सरकार के ऊपर है, क्योंकि फिर आखिर में खुद योगी को ही कूदना पड़ा, जबकि ये पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पर बहुत जबरदस्त बयान दिए जाने चाहिए थे, और इसके बारे में समझना चाहिए था कि जिस तरह का जातीय तनाव बढ़ाने का षड्यंत्र हो सकता है, उसका जवाब कैसे दिया जाए। इसके लिए खुद सीएम योगी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये एक परेशानी की बात हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी का जो नेटवर्क है उसको इसका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल विमर्श है जिस पर वोट पड़ने हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए ये पार्टी का इस समय सबसे बड़ा जोर ये है, समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए कोई इशू मिल जाए और उसको ना भुनाए, ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की लगता है। एक इनके उप मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है, केशव प्रसाद मौर्य का।
वो लिखते हैं कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर से बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, वही उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। दो चीजें हैं, एक तो ये जो मौर्य ने कहा, दूसरा ये कि भाई क्या यादवों में विखंडन दिखाई दे रहा है, उनको संभालने की पड़ी हुई है अखिलेश यादव को। और ये तो तय है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें इनको 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई, वो तो 2027 में एज इट इज ट्रांसलेट होने से रही, वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो मुद्दे ही अलग होंगे, नेतृत्व ही अलग होगा, कामकाज दिखाई देगा लोगों को कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांति, पूंजी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम काम हुए हैं। और योगी जी और अखिलेश यादव का जब मुकाबला हो तो फिर डिसबैलेंस होना तराजू वो बिल्कुल श्योर श्योर है। तो ये जानबूझ करके क्या इनको ब्राह्मण या अदर अपर कास्ट के वोट बिल्कुल ही नहीं चाहिए? देखिए, इसको एक राजनीतिक वो देखना होगा कि हम अलग-अलग तरीके से वो राजनीतिक अपनी रणनीति को किसके बेस बनाते हैं, चूँकि उनको शायद ही कोई उस तरह का समर्थन मिलता हो। हालाँकि कई बार ये देखा गया है कि ब्राह्मण वोट को लेकर उन्होंने कोशिश की। उससे पहले समाजवादी पार्टी को आपने देखा होगा, वो राजपूत वोटों के बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या, मतलब एक ठीक-ठाक संख्या राजपूत वोटों की उनको मिलती थी। मुलायम सिंह के शुरुआती दौर में अगर आप देखते हैं तो राजपूत उनके साथ काफ़ी ताकत के साथ जुटा था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे जो उनका अपनी जाति के प्रति जो जुड़ाव या जो कहें कि जो जुड़ाव तो किसी का भी अपनी जाति के प्रति होता है, लेकिन जो जिस तरह का वो होने लगा तो आपने देखा धीरे-धीरे वो तमाम चीज़ें उनसे दूर होने लगी। और आपको याद होगा कि एक वक़्त में जब मायावती सरकार को तोड़ के जब ये सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, उस वक़्त जो संख्या आई थी टूट के, उसमें राजपूतों की संख्या 2 दर्जन 3 दर्जन के करीब थी। 2 दर्जन से ज़्यादा थी, मतलब वो तमाम लोग आए थे जो समाजवादी पार्टी के साथ आए थे। और उसके बाद भी लेकिन धीरे-धीरे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उनकी जो रणनीति थी, उन्होंने ये देखा कि संख्या बल में अगर हम देखते हैं तो उनके पास आने से बामुकाबले अगर हम उनको अगर निशाना बनाए, टारगेट बनाए तो शायद ओबीसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक रणनीति उनकी शुरुआती दौर में कामयाब होते हुए दिखी। आपने पिछले उसमें देखा, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं, तो हैं तो वो मटके, हैं तो वो संत, लेकिन जातीय आधार पर तो वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तो वो एक जब से वो आए तो आपने देखा होगा कि बीजेपी को पड़ने वाले वोट में जो राजपूतों का वोट है, लगभग 70-75% से ज़्यादा है टोटल वोट में पड़ने के बाद, अगर आप उसको गौर करते हैं। तो वो ये जानते हैं कि उस लोकप्रियता से वो टकरा नहीं सकते। हालांकि 2024 में आपने देखा होगा कि वेस्टर्न यूपी के राजपूतों का एक बड़ा हिस्सा, वेस्टर्न यूपी नहीं, ये आप यहां से यूपी से शुरू करके राजस्थान जैसलमेर तक आप जाइए, एक बड़ी वो दिखाई दी थी कि जैसे वो विरोध में हो। अब इस पूरे उसमें समाजवादी पार्टी को कई सीटें भी मिली। आपने देखा होगा सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, ये सीटें लाइन से मिलती है जहां आपने राजपूतों की वो रैलियां देखी जो बीजेपी के खिलाफ थी, जिनमें लोटा नमक गिरवा के ये कहा गया था कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में इसके बावजूद अगर अखिलेश ये कर रहे हैं तो उसमें 2 कारण दिख सकते हैं, जो आपने पहले जिक्र किया कि उनको अब यादव वोटों के एक मुश्त खुद को मिलने का वो नहीं रह गया, भरोसा नहीं रहा। दूसरा ये उनको रणनीति लगती है, चूंकि वोटों की परसेंटेज में जो अगर पिछड़े गोलबंद होते हैं तो वो लगभग 50-55% है टोटल वोट में जो हिंदू वोट है। और अगर उनको कुछ परसेंट राजपूत वोटों का या ब्राह्मण वोटों का या जो वैश्य समुदाय के वोट है, अगर उनको वो खोने भी पड़ते हैं तो वो बड़े उसके लिए है, उनकी पार्टी का एजेंडा वो है। पीडीए में आपने देखा होगा, बाकी वो उन्होंने पहले से ही साफ कर दिया, पीडीए उनको उसी तरह से है जैसे कि आपने वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी और यहाँ अल्पसंख्यक जोड़ते हैं, तो इसमें तो अपर कास्ट वैसे ही उनके
एजेंडे में ही नहीं है। और मुझे लगता है कि उनको ये लगता है, ये नारा बहुत अच्छा लगता होगा कि तिलक तराजू और तलवार जूते मारो गिन के चार टाइप जो नारे चले थे, उनको लगता है कि उसके सहारे शायद जिस तरह एक पार्टी खड़ी हुई थी, इनको दोबारा से सत्ता के करीब ला सकती है। तो इसीलिए वो उनकी हर कोशिश पीडीए पीडीए पीडीए, वो पीडीए बोल रहे हैं, उसका आप सबसे देख रहे हैं, भले ही उनको वोट मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द अपनी रणनीति को जमा रहे हैं। उनको लगता है कि जो वोटों का परसेंटेज उनको विधान लोकसभा में मिला है, क्योंकि अगर उसको सीटों के तौर पर कन्वर्ट करते हैं तो उनको लगता है कि वो सत्ता में आ सकते हैं, और उसके लिए वो इसी रणनीति को बनाए रखेंगे, यही उनकी कोशिश है। चलिए अब दूसरे विषय पर चलते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने एक इमरजेंसी से रिलेटेड सेमिनार में ये कहा कि भाई जो बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान तैयार हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे, और अब इनको समाप्त करने या हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको हटा दिया जाए, उन्होंने कहा कि विचार किया जाना चाहिए। और आरएसएस भी, भारतीय जनता पार्टी भी, कई दूसरे ऐसे संगठन हैं जो इस बात का विरोध करते आ रहे हैं, इमरजेंसी के बाद से ही करते आ रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने उस समय बहुत सारे अमेंडमेंट कराए थे। इनमें से जब जनता पार्टी आई थी 77 में, कुछ तो उन्होंने दुरुस्त कर लिए थे, वापस कर दिए थे, सुधार कर लिए थे, लेकिन ये जो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, इनको नहीं छेड़ा था। लेकिन अगर अब कोई विचार व्यक्त कर रहा है ऐसे, तो उसको ये कहना कि आरएसएस का मुखौटा उतर गया है, आरएसएस फिर बेनकाब हो गया है, इस तरह की राजनीति करना। मैं राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाई देता हूं जो इन्होंने अभी किया है। आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो सभ्यता, वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। संविधान को बदलने की बात कौन कर रहा है, संविधान को खत्म करने की बात कौन कर रहा है? धीरेन्द्र जी, दो शब्दों को हटाने की बात, उस पर विचार करने की बात कर रहे हैं वो, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जोड़े थे। यानी जो पाप धत्कर्म हुए थे उनको फिर से संशोधित करने की बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जानबूझ करके इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और मुझे लगता है कि इस पर देश को जानना चाहिए कि क्या वाकई कांग्रेस ने अपने इतिहास बोध को पूरी तरह विलुप्त कर दिया है, वो विस्मृतियों में चली गई है, या ये इस देश को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो जरा से 5 या 10 पन्ने भी पीछे नहीं जा सकता है। दरअसल ये संविधान की बहस को अगर हमको देखना है, इस समय जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी, उस वक्त भी इस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। इस पर कोई छोटी मोटी बहस नहीं हुई थी। संविधान सभा में 15 नवंबर 1948 को इस बहस में थे, प्रस्ताव लाया था जो बिहार के केटी शाह की तरफ से, ये जो अभी तक की उसमें था कि वो उनकी तरफ से आया था कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर स्टेट शब्द को जोड़ा जाए। इसके मेन प्रस्तावक वही थे, केटी शाह। उन्होंने प्रस्ताव रखा था, इंडिया शैल बी ए सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक। उनके तर्क थे कि धर्म को सत्ता से, राज्य से अलग रखना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई सरकार धर्म के आधार पर विशेष प्रस्ताव वो ना करे, पक्षपात ना करे। अब जिन्होंने जो जो कांग्रेस के ये जो तथाकथित आइडियोलॉग हैं, या मुझे कई बार तो वाकई मतलब कई बार इन चीजों को लगता है कि आपको राजनीतिक मतलब इतना ज्यादा मजाक कोई कर सकता है, ये भी कई बार हैरानी होती है। डॉक्टर भीमराव साहब का मैं उत्तर पढ़ देता हूं।
हमारे संविधान के प्रावधान में पहले से ही यह है स्पष्ट करते हैं कि राज्य किसी धर्म को न बढ़ावा देगा न ही भेदभाव करेगा, इसलिए इसे प्रस्तावनाओं में लिखना आवश्यक नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखने का मतलब यह नहीं है कि हम शब्द अनिवार्य रूप से प्रस्तावना में डालें। इसका मर्म हमारे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है, ये उनका अगर हम मंतव्य समझें तो ये है। और अगर हम इसको देखते हैं कि किस किस में है, तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार है, धर्म के आधार पर भेदभाव वर्जित। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 25 से 28 तक है, वो सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं, और इतने ज्यादा अधिकार देते हैं कि दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है जहां बहुसंख्यक आबादी अपनी बचाव के लिए, दुनिया में कोई देश नहीं है। मैं इस बात को आपके सामने मतलब दर्शकों से कह सकता हूं कि वो जाके ढूंढें। दुनिया में आज अभी ऐसा एक देश मौजूद नहीं है जहां की बहुसंख्यक आबादी अपने संरक्षण के लिए अपनी सरकार से गिड़गिड़ा रही हो। वो उसका लव जिहाद का कानून बनवाती है, वो धर्मांतरण का कानून बनाती है। दुनिया में अल्पसंख्यक आबादी आप पाकिस्तान में देखिए, वो इसी का हिस्सा है, वो इसी के डीएनए से बना हुआ है। बांग्लादेश में देखिए, अल्पसंख्यक आबादी घुटनों के बल बैठ के रोती है, उसकी संख्या गिरती जा रही है, वो कहीं नहीं है, मास जेनोसाइड चल रहा है। लेकिन आप यहां दूसरी चीजें कह रहे हैं, आप यहां उन चीजों को कह रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित करने का अधिकार है, ये आपके पास नहीं है। अब ये बहस हो रही है कि ये इस वजह से जो धर्मांतरण ज्यादा कामयाबी मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने अपने बिजनेस इंस्टीट्यूट को उन्होंने देखा कि जब वो चलाते हैं तो ये आरटीई सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जो भी हिंदू कॉलेज है, जो भी किसी गैर मुस्लिम या किसी गैर अल्पसंख्यक संस्थान है, वो ये चाहते हैं कि भाई इसमें इनको नहीं मिल सकता और आपको देना है। आप ये सोचिए, भेदभाव तो वहां उनके साथ हो रहा है, लेकिन आप उल्टा, खैर वो तो एक बहस अलग है, लेकिन इन अनुच्छेदों से यह साफ होता है कि डिफैक्टो सेकुलरिज्म पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि 1976 में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि 1974 में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये राजनीतिक संदेश और वैचारिक नियंत्रण का हिस्सा था। वो ये चाहते थे कि वोटों का इस तरह से संकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि तब तक अगर हम गौर करते हैं, इंदिरा गांधी उस समय तक आपने देखा होगा कि दलित, ब्राह्मण्स और मुस्लिम ये वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता था। और उस समय नसबंदी का आपको मालूम होगा कि किस तरह से नसबंदी को उस समय आबादी नियंत्रण को मुसलमानों ने अपने खिलाफ मान लिया था। उन वोटों को सैचुरेट करना था, इसके लिए आपने जो है ये संविधान डाल दिया। लेकिन मुझे बीजेपी के या संघ के लोगों को अब बड़ी थोड़ा सा मुझे लगता है इस बात से उनको थोड़ा सा पेट में दर्द हो सकता है कि जब आप 78 में, जब आप 77 में सरकार बनी थी, उस वक्त पूरी बहस हुई थी और बहुत सारे जो अमेंडमेंट थे वो वापस लिए गए थे, लेकिन तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया, तब आपको नहीं लगा कि उस सरकार में सत्ता में रहना। अब आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये उसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे उस समय उन्होंने जोड़ा था, उस समय इस तरह से ये उसको हटाना चाहते हैं, अगर ये हटाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सेकुलरिज्म की बनावट को पूरी तरह से, इस वर्ल्ड को पश्चिम की बात मानते हैं। धर्म से दूरी का कोई मतलब नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति सद्भाव है, जबकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से दूरी। धार्मिक गतिविधियों में राज्य कभी भी, हमारे यहाँ संबंध होते हैं बाकायदा। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हज की सब्सिडी देते थे, अभी वो दूसरे को देने लगे तो उनको दिक्कत हो रही है। धार्मिक प्रतीक है और आपको जुलूस लेके अपने धर्म के प्रचार की और तमाम चीजों की छूट है। तो मुझे लगता है ये हुआ। उससे पहले केशवानंद भारती जो केस, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़ी मतलब जो कोर्ट की हिस्ट्री है, उसमें जो हिंदुस्तान आजाद के बाद, आजादी के हिंदुस्तान की जो कोर्ट हिस्ट्री है, उसमें केशवानंद भारती केस जो है बहुत अहम केस माना जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेकुलर इज ए पार्ट ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर इवन इफ नॉट रिटन एक्सप्रेसली। भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके देश का, उसमें कौन सा लिखा जाना है? एसआर बोमई केस में फिर यह हुआ 1994 में, उसमें भी कहा राज्य अगर धर्म आधारित नीति अपनाए तो वह संविधान के खिलाफ माना जाएगा।
तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उनके इस ट्वीट के कहीं इर्द गिर्द भी ठहरती हो। दरअसल ये जिसके लिए मुझे लगता है कि होसबोले साहब ने जिस चीज के लिए इस को उछाला होगा वो उनको हासिल हो गई, वरना तो उनको ये पूछा जाना चाहिए था कि भाई 77 में आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया। और दूसरे मुझे याद आ रहा है कि आरक्षण को लेकर के पिछली बार जो बिहार विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले संघ प्रमुख का एक बयान आया था जिस पर काफी बवाल मचाया था इन लोगों ने। और इस बार भी बिहार चुनाव से ठीक पहले संघ के नंबर 2 ने कुछ इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि टाइमिंग जो है वो सूट नहीं करती है इनको, और फिर एक मौका विपक्ष को दे दिया। और तिल का ताड़ बनाने में तो विपक्ष का और जो इनका इकोसिस्टम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने जिसको इस तरीके से ट्विस्ट किया जाए, लेकिन ये करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। और लालू यादव का भी आ गया बयान। लालू यादव ने कहा कि कोई संविधान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। तो संविधान की तरफ कोई आंख कहाँ उठा रहा है भाई? केवल 2 शब्दों पर बात हो रही है। दरअसल मैं यही संघ को लेके, ये इससे पहले चुनाव जो ये विधानसभा चुनाव है, इससे पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था आरक्षण को लेके, तो उसके बाद पूरा का पूरा अगर हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा चुनाव बदल गया था, ऐसा कहते हैं। क्योंकि देखिए पहले अगर हम लोग भी ये कहने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे पत्रकार, कि साहब इतना ज्यादा जाति का वो नहीं है, ये सब है, लेकिन अगर बिहार को देखते हैं तो बिहार के आज तक चुनाव के रिजल्ट ये बताते हैं कि वहाँ जातीय आधार ही चुनाव का बेस होता है, चाहे वो कुछ भी रखे, कोई भी उसको देखे। उस समय भी उन्होंने ये कहा था, और दत्तात्रेय होसबोले साहब का अब का बयान भी बिल्कुल टाइमिंग के अगेंस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ये कहा जा सकता है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि ये जरूर बीजेपी सरकार को देखना होगा कि उनका जो सबसे ज्यादा, जब भी बीजेपी को कोई बेनिफिट होता है, फायदा मिलता है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखा जाता है कि संघ के सेवकों ने, स्वयं सेवकों ने बहुत ही रात दिन मेहनत की, और जब नुकसान होता है तब वो पार्टी के मत्थे पड़ जाता है। इसीलिए याद होगा आपको, जेपी नड्डा साहब ने इस तरह का बयान दे दिया था 24 के चुनाव के बाद, जिससे बहुत लोग नाराज हो गए थे। तो मुझे लगता है कि संघ को अपनी टाइमिंग्स का कम से कम उस वक्त तो ख्याल रखना चाहिए जब वो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसपे मुझे ये हैरानी होती है कि ये इसको लेके अब वो क्या, मतलब इससे क्या क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक वर्ड हो गया उसी समय जब रिवर्स किए गए थे तमाम बहुत सारे अनुच्छेद जो उस समय जो संविधान में चेंजेस हुए थे, उनमें चेंजेस वापस किए गए थे। 77 में उनको वापस किया गया था, आपको याद होगा, मीसा और वो तमाम चीजें, कानूनों को, उनको भी हटाया गया था। तो ऐसे में क्यों ये सरकार, मतलब उसको रखे हुए थी उस वक्त, तो ये खुद डिबेट में शामिल थे, सरकार में शामिल थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये सवाल वाकई ये ज्यादा बड़ी बात है कि ये टाइमिंग इन्होंने कैसे चुनी है, और बिल्कुल। मुझे लगा कि बीजेपी को देखना हो। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी। दोनों ही विषयों पर आपने बहुत ही सारगर्भित चर्चा की है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। थैंक यू। और दर्शकों से निवेदन रहता है, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल उनका चैनल है, रात को 9 बजे वो लाइव जाते हैं, तो आप देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब नमस्कार।